ठीक है। आखिर पोषण किसके लिए होता है बच्चों? ऊर्जा के लिए ही होता है ना। तो जैसे जिसके पास खुद की ऊर्जा है वो किसके पास है? सिर्फ एकमात्र ऊर्जा का स्रोत वो है सूर्य। सूर्य के ही ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं पादप, और वही हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और कहीं से ऊर्जा नहीं आता है। ये सूर्य ही है जो इस एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उसके बाद खुद की ऊर्जा होती है और किसी के पास खुद की ऊर्जा नहीं होती। फिर बच्चों को प्रकाश संश्लेषी स्वकोश है ना, ये पौधा पेड़ हो गया, हरे पेड़ हो गया। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कर रहा है, यहाँ पर यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा, सनलाइट आ रहा है ना, ऐसे ऐसे। अब यहाँ से सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा है। इधर अगर यदि एक मानव है, एक मानव है, ठीक है ना। अब इसके द्वारा क्या निकलेगा बच्चों? ऑक्सीजन छोड़ेगा। यहाँ नीचे रूप होगी, जड़ होगी। अब नीचे तो मृदा में क्या होंगे बच्चों? H2O प्लस मिनरल। मिनरल माने खनिज, मिनरल में खनिज, और ये क्या है? जल। पादप के खुद के पास क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल है। तो अब यहाँ पर हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो गई? बन गई, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन कैसे बनेगा कि हरे पादप, हरा पे क्लोरोफिल है तो क्या होगा? हरा पादप होगा। हरे पादप सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, हरे पादप सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल व खनिज को अवशोषित करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। समझ में आया ना बच्चों? यानी कि हरे पादप सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल व खनिज अवशोषित करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रकाश संश्लेषण, इनको क्या मिल रहा है बच्चों? सूर्य का प्रकाश तो ऑलरेडी वातावरण में पड़ा रहता है, ऐसे ही सबको मिलता है बराबर मात्रा में। वायु इसको हम दे दे रहे हैं, जंतु जितने भी हैं पादप को वायु दे दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे दे रहे हैं। मृदा से जल व खनिज ले रहा है, ठीक है। तो इतना चीज ये सरल ही तो है। कार्बन डाइऑक्साइड सरल मात्रा में है, जल भी सरल मात्रा में है, खनिज भी सरल मात्रा में है। इन सभी सरल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके पादप क्या करता है? जटिल कार्बनिक यौगिक बनाता है। जैसे कि हम देखते हैं बच्चों, सूर्य के प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या ले रहा है? जल व खनिज ना, H2O, किसकी उपस्थिति में? H न्यू नहीं होता बच्चों, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है बच्चों? जटिल C6H12O6 बनाता है, प्लस O2 प्लस H2O भी निकलता है, ठीक है ना। ये बैलेंस भी हो गया। तो ये क्रिया था कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और जल को, बस कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण कर रहा है ना। अब यही कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बन डाइऑक्साइड सरल कार्बनिक पदार्थ है, इसको बस ग्रहण किया और इसको क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया। तो ऊर्जा हमें किससे मिलती है बच्चों? ग्लूकोज से ही मिलती है ना। हमको ग्लूकोज से, तो पादप को भी ग्लूकोज से मिलेगी। तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या कर दिए? ये भोजन बना दिए। क्या हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और जल मिलेगा तो क्या हम ये बना देंगे ग्लूकोज?
नहीं, हमें बना बनाया ग्लूकोज मिलता है और इस ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, पकाते हैं, पका करके खाते हैं। तो पका कर खाते हैं, हमें मिलता है दूसरों से, तो क्या होगा हम परपोषी में। तो बच्चे सब कहते हैं कि सर ये भी तो दूसरों से प्राप्त कर रहा है, तो दूसरों से सरल कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर रहा है, जटिल कार्बनिक यौगिक प्राप्त नहीं कर रहा है। उस सरल कार्बनिक यौगिक से जटिल कार्बनिक यौगिक बना देता है। तो जटिल कार्बनिक यौगिक की क्या होता है, भोजन होता है, ठीक है, उसी को पोषण लेते हैं। इसमें आते हैं बच्चों सल्फर जीवाणु, सल्फर जीवाणु और नाइट्रीकरण जीवाणु। ठीक है बच्चों, ये रसायन सल्फर नाइट्रोजन क्या है, रसायन है ना। तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो सल्फर की उपस्थिति में, सन की नहीं, सल्फर की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये भी तो केमिकल ही ले रहे हैं ना। केमिकल सल्फर क्या है, सरल कार्बनिक यौगिक है, नाइट्रोजन क्या है, सरल कार्बनिक यौगिक है। तो इन दोनों की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। तो ये केमिकल है ना, रसायन है ना। तो इन रसायनों को लेकर के अपना भोजन स्वयं बना रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण समझ में आए बच्चों, भूलोगे कभी, भूलोगे नहीं ना। चलो अब चलते हैं बच्चों परपोषी पोषण। अपना पोषण ग्रहण करते हो उसे क्या करते हैं बच्चों, परपोषी पोषण करते हैं। तो परपोषी पोषण तीन प्रकार के आते हैं बच्चों। पहला होता है प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी परपोषी पोषण, इसे कहते हैं होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है बच्चों परजीवी, पैरासाइट। तीसरा होता है बच्चों मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट, मृतोपजीवी। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, ये तीन प्रकार से क्या होते हैं बच्चों, परपोषी पोषण होता है। यानी कि ये दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, प्राणी संभोजी, यानी कि ये जीवों को मार कर खाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन प्राणी संभोजी की तरह, प्राणी मीन्स होता है कि ऐसा प्राणी जो भोजन को संपूर्ण रूप से ग्रहण करे। संपूर्ण रूप से ग्रहण करेगा तो वो जीव क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम लोग मानव आ जाते हैं, जैसे कि देखते होंगे कि अगर एक चना भी ले, हम एक पौधा है, पौधे से अगर हम चना खा रहे हैं तो पौधा तो जीवित रहेगा, लेकिन एक चना भी जीव है कि नहीं है, चना जीव है ना। उसको अगर परिपक्व होकर के उसको भिगो करके फिर से बोए तो एक नया पौधा तैयार हो जाएगा, जीव है ना। अब क्या उस तरह से ना, तो क्या मर जाते हैं, नहीं, वो खा नहीं जाता है। धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर वृद्धि करता है, तो हमारे शरीर ये सेलुलोज का पाचन कर देता है और हम लोग स्थान देते हैं। जैसे कि कहीं इलाहाबाद में चले जाए पढ़ने को, वहाँ भी कम सहजीवी होते हैं। वहाँ पे जो रूम मालिक होता है, रूम बना कर आता है। यहाँ से जो बच्चे जाते हैं, इनको किसकी आवश्यकता होती है, रूम की आवश्यकता होती है। वहाँ जो रूम बनाए हैं उनको पैसे की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं कि उनको पैसा देते हैं और बदले में रूम देते हैं। तो दोनों की भागीदारी हुई ना। वैसे पोषण में भी होता है कि कुछ लोग, जैसे कि लाइकेन होता है, जीव लाइकेन, जो कवक और पादपों से, ये शैवाल से मिल करके बना होता है, कवक और शैवालों से मिलकर। तो शैवाल क्या करता है, खाना बना कर देता है और बदले में कवक क्या करता है कि उसको जल, खनिज और वासस्थान देता है। तो दोनों साथ साथ है ना। तो दोनों जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर है ना। तो जीवित जीवों के ऊपर ही तो निर्भर है। क्या जीवों से अपना पोषण ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं बच्चों,
यहाँ पर होते थे जून, प्लाज्मोडियम, ठीक है बच्चों। अगला होता है मृतोपजीवी। मृत जीव मतलब ऐसा जीव जो अपना पोषण मृत जीवों से ग्रहण करे, इसे कहते हैं मृतोपजीवी। ठीक है ना, तुम लोग देखे होंगे कोई भी चीज मर जाती है तो उसको हम बाहर फेंक देते हैं, जो भी चीज मर जाते हैं, ठीक है, बाहर फेंक देते हैं, या फिर रोड पर एक्सीडेंट से कुछ मर जाते हैं, तो कुछ समय बाद देखोगे उसमें कीड़े पड़ जाते हैं छोटे छोटे। जैसे कि अगर हम इस समय जीवित है तो कीड़े नहीं है, अभी हम मर जाएंगे तो कोई फेंक देगा तो फिर कीड़े पड़ जाएंगे। तो कुछ कवक और जीवाणु ऐसे होते हैं जो मृत जीव मर जाते हैं तो उनसे पोषण ग्रहण करते हैं, मर जाने के बाद उनसे पोषण ग्रहण करते हैं ना, तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं बच्चों? मृतोपजीवी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं बच्चों? जीवाणु और कवक आते हैं। विषाणु जीव नहीं कहेंगे इसमें। जैसे विषाणु, जीवाणु क्या है? एक जीव है, आज जीवाणु के पास कोशिका है, यानी कि कोशिका झिल्ली होती है और वो दोनों के बीच की कड़ी है, और उसकी जो विषाणुओं की संरचना होती है वो अकोशिकीय संरचना होती है, क्योंकि उसके बाद कोशिका भित्ति नहीं होती है। उसके दो ही चीज से मिलकर बनी होती है, एक होता है डीएनए या आरएनए और उसके ऊपर एक प्रोटीन की खोल पाई जाती है। ये विषाणु और जीवाणु में अंतर है। जीवाणु लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं, लेकिन विषाणु क्या होते हैं? सिर्फ हानिकारक होते हैं। हानिकारक होते हैं, जंतुओं को हानिकारक हो जाते हैं या फिर बात हुआ है क्या? हाँ, वो जो वायरस होते हैं ना विषाणु, वो जीव के संपर्क में आएंगे तो जीवित जैसा व्यवहार करेंगे, और निर्जीव के संपर्क में आएंगे तो निर्जीव जैसा व्यवहार करेंगे। वो संपर्क से, अगर वहां पर है तो निर्जीव बना है, अगर वही विषाणु अगर हमारे अंदर में आ जाए तो जीवित जैसा व्यवहार करेगा। निर्जीव के साथ रहेगा तो अपोषण नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर जीवाणु है तो हमारे शरीर से बाहर भी है ना तो भी वो जीवित है, हमारे शरीर के अंदर भी है तो भी वो जीवित है। ये तो रहा पोषण बच्चों। तो इस चार्ट को बना लो।